बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। आज हम पढ़ेंगे अपने CS614, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 32। लेक्चर नंबर 32 जिसका नेम है हमारा DWH यानी डाटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल और इसकी मेथोडोलॉजीज। इसके लर्निंग गोल्स क्या है कि हम पढ़ेंगे कि डाटा वेयर हाउस के अंदर प्रोजेक्ट लेआउट क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, और डाटा वेयर हाउस डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है। लेआउट द प्रोजेक्ट। A data warehouse project is more like scientific research than anything in traditional AI। जो डाटा वेयर हाउस है ना, उसका जो प्रोडक्ट है ना, उसको साइंटिफिक रिसर्च की तरह है, जैसे ट्रेडिशनल IS सिस्टम्स में होता था। ओके, मैं रीड करती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ, आपने रीड कर लेना। IT में लोग हैं, रिसर्च में ना हमें ये भी नहीं पता होता कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट का पता नहीं होगा, इसलिए वो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं जो बहुत रिजियस होते हैं, वेल डिफाइंड और फॉर्मेट स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स को लेके एक एक करके कदम उठाते हैं। डाटा वेयर हाउस में हमें चीज़ें पता नहीं होती, जो टिपिकल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो फॉलो नहीं कर सकते। ये हैंड ऑन अप्रोच है, इसको दूर से बैठ कर कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं बता सकते। इसमें एक्सप्लोरेटरी अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आता है कि वेयर हाउस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक खासी वेल इस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन है और ऐसी के जो तरीके हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाटा वेयर हाउस ऐसा डिसिप्लिन है जो इतना मेच्योर नहीं है। अब जो डाटा वेयर हाउस है उसको डेवलप करने के भी मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर 3 बेसिक ग्रुप है। एक हमारा होता है डाटा ड्रिवन, दूसरा हमारा कॉल ड्रिवन और तीसरा हमारा होता है यूजर ड्रिवन। इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज है, जिसके अंदर हमारा टॉप डाउन अप्रोच आता है, बॉटम डाउन अप्रोच आता है। इसकी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज की 2 हैं। ये MCQs हो सकते हैं, आपको शॉर्ट में इसके नाम पूछे जा सकते हैं। अच्छा, और डेफिनेशन वगैरह भी पूछी जा सकती है। और इसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का नेम है वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रैट मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल, डाटा ड्रिवन, गोल ड्रिवन, यूजर ड्रिवन। यानी इसकी टोटल डेवलपमेंट जो मेथोलॉजीज है वो 7 है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी में पढ़ते हैं, जो हमारी टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच है। टॉप डाउन का टॉप डाउन approach is generally useful for the project where the technology is mature and well understood, as well as where the business problems that must be solved are clear and well understood। अच्छा, टॉप डाउन मेथोडोलॉजी कहते हैं, ये तब इस्तेमाल होती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो बड़ी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस बड़े वेल डिफाइंड है, टेक्नोलॉजी भी बड़ी वेल डिफाइंड है, सब चीज़ें बहुत क्लियर है, सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से जानते हैं और यूज़र भी जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा बॉटम up approach is useful on the other hand in making technology assessment and is good technique for the organization that are not leading एज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये तब बॉटम अप जो है, आप ये अप्रोच तब यूज़ करते हैं जिस कंपनी ने वेयर हाउस को इंस्टॉल करना है वो टेक्नोलॉजी लीडर्स नहीं है, यानी वो टेक्नोलॉजी को एवोल्यूट भी करना चाहती है और वेयर हाउस बनेगा वो प्रोसेसेस को अफेक्ट करेगा जो रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम को डिफाइन है और क्लियर नहीं। इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट मेथोलॉजीज और कह रहा है का डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी डिस्क्राइब द एक्सपेक्टिव एवेलुएशन। जो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं वो डिस्क्राइब करती है एक्सपेक्टिव एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या मैं आपको समझाती हूँ। ये मॉडल ना लीनियर एक्टिविटीज लेता है, यानी सबसे पहले इसमें आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, सबसे पहले आप इसके अंदर
रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन लेते हैं, फिर आप डिज़ाइन करते हैं, फिर आप डिटेक्ट डिज़ाइन होता है, इंटीग्रेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है और मेंटेनेंस होती है। ये लीनियर अप्रोच है क्योंकि सबसे पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा और ये मेथड तब ही अच्छा काम करेगा। और जब यूज़र को अपनी रिक्वायरमेंट्स वो आपको रिक्वायरमेंट्स अपनी कैसे बता सकता, नहीं पता हो सकता तो वाटरफॉल मॉडल कैसे काम करेगा। ठीक है, ये स्लो मॉडल है। ठीक, और इसके जो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि द प्रोजेक्ट इज लाइकिंग टू अकर एक्सटेंस period of time during which the user do not have an um, hard opportunity to view what we deliver। एंड इसकी सेकंड प्रॉब्लम क्या है? इसकी सेकंड प्रॉब्लम है कि आजकल जो है कंपटीशन इन्वायरमेंट है, इसमें रेस लगी हुई है, हर एक को जल्दी है तो जॉब जल्दी चाहिए। इसके बाद आता है आपका स्पाइरल मॉडल। ये सीक्वेंस है यानी वाटरफॉल मॉडल का। इसमें एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसमें रिस्क एनालिसिस करते हैं। इसमें यूजर को सब रिक्वायरमेंट का नहीं पता। अगर यूजर को रिक्वायरमेंट पता हो तो वो वेल इस्टेब्लिश होंगे। इसमें डिजाइन और बिल्डिंग आइट्रेशन प्रोसेस है। इसके बाद आता है रैड। रैड का मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले स्कोप तो को देखते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और रिव्यू देते हैं। ये बेटर सिचुएटेड है और डेवलपमेंट में क्योंकि ये आइटरेटिव है। आइटरेटिव है नेचर में। रैड में जो प्रोटोटाइप सिस्टम बनाते हैं ना, वो अगले सिस्टम की रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है। इससे पता लगता है कि अगले रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसके साथ जो चीज़ बनती है वो आउटकम ऑफ मैनेज करना होता है। यानी प्रॉपर्टी ताकि एक्सपेक्टेशन में मीट होती रहे और पता लगे कि क्या करना है। अब जो है 5 सक्सेसफुल रैड प्रोटोटाइप के मेथोलॉजीज हैं। इसके अंदर सबसे पहला ये है कि assemble a small very bright team of the database programmer, hardware technician, designers, quality ensure technique, documentation and decision support specialist and singer management। अब एक छोटी सी टीम असेंबल करें जिसमें बड़े ब्राइट और स्मार्ट लोग हों, यानी आईटी के लोग हों। इसमें डीएसएस की एनालिसिस हो, यानी फोर रियल प्रोग्रामर हो, मॉड्यूलेटर हो, ठीक है ना, हार्डवेयर टेक्नीशियन हो, डिजाइनर हो, सिंगल मैनेजमेंट होंगे। डिफाइन एंड इन्वॉल्व अ स्मॉल फोकस ग्रुप। डिफाइन एंड इन्वॉल्व अ स्मॉल फोकस ग्रुप, ये डिफाइन करता है और इन्वॉल्व इसमें कौन सा होता है, एक स्मॉल फोकस ग्रुप जिसके अंदर आपके यूजर्स होते हैं, जिसमें बहुत नॉन वॉइस एंड एक्सपीरियंस यूजर होते हैं। उसके अंदर आपके मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट में लाइन और अपर मैनेजर्स होते हैं। ये जो पेपर आपको प्रोवाइड कर देते हैं ना फीडबैक, ये ज़रूरी क्यों होता है, ताकि हम प्रोटोटाइपिंग साइकिल को डिफाइन कर सकें, इसके लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जनरेट अ यूज़र मैनुअल एंड यूज़र इंटरफेस फर्स्ट दे विल prove to be amazing in terms of user feedback and requirement specification। आपने एक इंटरफेस बनाना है जो एंड यूज़र को देखेंगे, और एक यूज़र मैनुअल बनाना है। इससे आपको कितना पता चलेगा कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के बारे में, कि यूज़र चाहता क्या है। यूज़ टूल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, स्टे अवे फ्रॉम सी, सी प्लस प्लस, COBOL, SQL and instead use the visual development tools including with the database। फिर विजुअल टूल्स रहेंगे और प्रोटोटाइपिंग सिस्टम बनेंगे। इसमें आपने सी, सी प्लस प्लस इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि एसक्यूएल और कोबोल भी इस्तेमाल नहीं करने। इसमें आपने विजुअल टूल्स बनाने हैं जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है। रिमेंबर, अ प्रोटोटाइप इज नॉट द फाइनल एप्लीकेशन। प्रोटोटाइपिज्म सिस्टम बनेगा
तभी हम क्या करेंगे, वो एंड यूज़र को देंगे, वो इसको इस्तेमाल करेगा और प्रोटोटाइप सिस्टम को इस्तेमाल करके रिक्वायरमेंट पूरी करेगा और रिक्वायरमेंट इनपुट बन जाएगी नेक्स्ट वर्जन की और नेक्स्ट प्रोटोटाइप सिस्टम बनेगा। प्रोटोटाइप जो सिस्टम है वो फाइनल सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट सिस्टम के लिए हाई लेवल प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं, जैसे सी++, हाई लेवल प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे सी++, जावा, एसक्यूएल वगैरह। इसके बाद आती है हमारी डेटा ड्रिवन मेथोलॉजी, जिसके अंदर सबसे पहले हमारी आती है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेटा ड्रिवन मेथोलॉजिकल और कॉल ड्रिवन मेथोलॉजिकल। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है? जब एक प्रोजेक्ट में 10 से पीपल इन्वॉल्व हो और मल्टीपल कंपनी जो है वो परफॉर्म कर रही हो डेवलपमेंट, तो एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट अप्रोच को रिक्वायर्ड होती है। जो हमारी रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है ना, वो सबसेट होती है हमारी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट अप्रोच का। एमसीक्यू आ सकता है। जो इसके अंदर जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है वो लार्ज होती है। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है और उसमें जो हमारे नंबर ऑफ रिव्यूज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़े जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा डाटा ड्रिवन मेथोलॉजी के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि जो डाटा वेयर हाउस के जो फाइंडिंग फादर है, यानी बिल इनमन, इन्होंने ये टेक्निक बताई है। वो वो कहते हैं कि जो क्लासिकल सिस्टम होते हैं वो सिस्टम ड्रिवन है, यानी यूजर की रिक्वायरमेंट इन सिस्टम की डेवलपमेंट को ड्राइव करती है। वो ड्राइविंग फोर्स से यूजर कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये कर देंगे। जो कन्वेंशनल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो यूजर की रिक्वायरमेंट के साथ चलते हैं, लेकिन बिलीमन कहते हैं कि ये तरीका सही नहीं है। इस सिस्टम में डाटा ड्राइव करता है। सिस्टम डेवलपमेंट को यूजर रिक्वायरमेंट इसलिए ड्राइव नहीं करती, यूजर को नहीं पता होता कि पहले इसको क्या चाहिए। जब यूजर को ये नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, तो यूजर कुछ ऐसी बातें बनाएगा जो आएगी और जाके पता चलेगा कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही बातें नहीं है। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रिक्वायरमेंट नहीं पता तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसको स्टार्ट डाटा मॉडल के साथ करेंगे। इस्यूम करें कि कंपनी में एमआई सिस्टम है, ट्रांजैक्शन सिस्टम है, उनकी किसी न किसी तरह से मॉडलिंग तो की है, वहां से कुछ रेलिवेंट ट्रांजैक्शन भी हो गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कुछ चीज़ें अनअवेलेबल होगी, वो चीज़ों से सिस्टम बनाया जाएगा। पहले प्रोटोटाइप सिस्टम बनेगा, जब वो सिस्टम बन जाएगा उसके बाद इसमें यूजर्स की रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे और गोल्स ऐड करेंगे। इसी प्रोसेस में पहले मॉडल को देखेंगे, ठीक है, और ट्रांजैक्शन को देखना है। इसके बाद सिस्टम बनेगा और फिर प्रोटोटाइप बनेगा और इसमें गोल्स ऐड करेंगे। इसके बाद आता है हमारा गोल ड्रिवन अप्रोच। ये इसमें एक मॉडलिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है। ये सेमेंटिक मॉडल अप्रोच है, ठीक है, यानी SMO। इसके लिए पहले स्टेज में हम कंपनी के गोल्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कंपनी के गोल्स देखते हैं, कंपनी को क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है। कस्टमर ये फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट देता है, जहाँ स्टार्ट हो उसे स्टार्टिंग पॉइंट यूजर रिक्वायर्ड नहीं है। यानी पहले स्टेप में आप कंपनी की गोल्स और सर्विसेज देखते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में देखते हैं कि जो कस्टमर है उसके एनालिसिस करते हैं, बिजनेस प्रोसेस, उनके प्रोसेसेस के साथ कस्टमर इंटरेक्शन कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन की इंटरेक्शन कैसे होती है, ये चीज़ बनाती है। आगे कैसे चलना है, डाटा में हायरार्की कैसे है, कौन सी चीज़ रिकॉर्ड करी जा रही है। रॉयल्स ओके इधर है,
रॉयल किम्बल्स ने भी एक अप्रोच बताई है। इसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। और कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं। ये स्टार्ट होता है कि बिजनेस का प्रोसेस है वो क्या है। बिजनेस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ग्रेनुलरिटी सेट करते हैं, और फिर हम डिमेंशन और फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी सबसे पहले आपने बिजनेस प्रोसेस को देखना है, पहला स्टेप से, फिर आप ग्रेन करते हैं प्रोसेस को, दूसरा स्टेप से, फिर आप डायमेंशन देखते हैं, तीसरा स्टेप से, और आप फैक्ट्स देखते हैं। अब आता है हमारा मेथोलॉजीज में। अब ये थर्ड मेथोलॉजी है जो हमारी यूजर ड्रिवन मेथोलॉजीज है। इसके अंदर वो कहते हैं कि आपने देखना है कि कंपनी के गोल्स यूजर सारे उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। इसको वॉलमार्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। यूजर ड्रिवन अप्रोच किसने डेवलप किया है? वॉलमार्ट ने डेवलप किया है। और इसका मेन फोकस ना बिजनेस की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। इसकी मेथोडोलॉजी है कि अज्यूम करें कि जो गोल कंपनी के थे यूजर के भी वही थे, सारे लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सिस्टम को बनाते हैं तो बिजनेस यूजर की नीड्स देखते हैं। फर्स्ट प्रोटोटाइप सिस्टम होता है और वो बेस्ड होता है बिजनेस यूजर की नीड्स पर। बिजनेस यूजर गोल्स को डिफाइन करते हैं। वो क्वेश्चन बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन के हमें जवाब चाहिए। ये बात प्रोटोटाइपिंग बनने के बाद होती है। जब प्रोटोटाइपिंग बन गई तो यूजर क्वेश्चन करके दो इस्तेमाल करेंगे। वो क्वेश्चन को प्रोटोटाइज करते हैं, लेकिन किन सवालों के जवाब चाहिए, फिर उन सवालों को कॉन्टेक्स्ट और डायरेक्शन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायरार्की से देखा जाता है। अगर वॉलमार्ट अप्रोच फोकस करती है बिजनेस नीड्स पे, लेकिन इसमें बिजनेस गोल शामिल इस तरह से नहीं होते जैसे होने चाहिए। अब आता है हमारा वेयर डू यू स्टार्ट, यानी सब मैटर्स को देख लिया आपने। अब आपने देखना है कि अब आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं। स्टार्ट बिजनेस प्रॉब्लम के साथ होगा, यानी यूजर कहेगा कि हमारी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए। इन सब प्रॉब्लम्स को नोट कर ले आईटी यूजर्स और बिजनेस यूजर के साथ सब प्रॉब्लम है, ठीक है। और टीम को वेयर हाउस बनाना चाहिए, प्रोजेक्ट को जरूरी डिफाइन करना चाहिए। अब आता है व्हाट क्राइटेरिया मेजर टू यूज सक्सेस, यानी किस क्राइटेरिया के जरिए आप सक्सेस को देख सकते हैं। प्रॉब्लम को वाज़ेह तौर पर डिफाइन करते हैं, इस तरह से इसको बनाया जाए सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के साथ मैच करे, ठीक है। और हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे फाइनेंशियल डेटा सारा का सारा वेयर हाउस में आ जाए। डाटा वेयर हाउस वो होल्ड करता है तमाम अकाउंटिंग डाटा को। हम चाहते हैं कि हमारे फाइनेंस का जो 20 GB का डाटा है वो वेयर हाउस में आ जाए। जो मेटा डाटा उसके साथ है वो भी उसके अंदर आ जाए। रेप्लिकेट टेबल भी उसके अंदर आ जाए और उसमें गुंजाइश हो 20% ग्रोथ की। अब हाउ टू मैनेज टाइम एंड मनी। जो डाटा वेयर हाउस बनाएंगे उसमें टाइम बॉक्स होगा, यानी टाइम डिफाइन करें। इस टाइम में ये चीज़ करनी है, इतने पैसों में ये चीज़ करनी है। एक वेयर हाउस उसमें खर्चा 1 लाख से 5 लाख डॉलर में है। ये पहला प्रोटोटाइप है, इसमें डिलीवरेबल सेट है। यूजर बताता है कि ये चीज़ें करके दें और टाइम पर करके दें। डिलीवरेबल हर साल पर करते हैं और टाइम पर करें के देंगे। डिलीवरेबल हर साल पर करते हैं, ठीक। और सारा सिस्टम 6 से 9 मंथ में बना दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोटोटाइप 6 और 90 डेज में बनेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट है कि विच स्किल्स आर रिक्वायरमेंट, यानी आपको स्किल्स नहीं है तो अच्छे स्किल्स वाले लोगों को हासिल करना मुश्किल है, तो उसके कुछ तरीके हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन सक्सेसफुल डिजाइनिंग। जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो इन्वॉल्व करती है कि हमारा डिजाइन सक्सेसफुल हो, और इम्प्लीमेंटिंग का डाटा वेयर हाउस मस्ट नॉट बी underestimate. Time must be spent to acquire and develop additional skills for
वेयर हाउस डेवलपमेंट यूजर्स टाइम ज़रूर स्पेंड किया जाता है और एक्वायर डेवलप होता है कि एडिशनल स्किल्स वेयर हाउस के अंदर डेवलप हो। सम ऑप्शन आर इन्वेस्ट इन जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय डाटा वेयर हाउस टूल वेंडर्स, यानी जब वेंडर्स कोई टूल्स प्रोवाइड करते हैं तो उन टूल्स के साथ साथ वो स्किल्स की ट्रेनिंग भी दिए जाए। ये वो पॉइंट्स हैं, यानी इसमें वो कह रहा है कि अच्छे स्किल वाले लोगों को हासिल करना मुश्किल है, तो हम उन किस तरीके के साथ लोगों को हासिल कर सकते हैं। तो ये चंद पॉइंट्स है। इन्वेस्ट इन जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय डाटा वेयर हाउस टूल वेंडर्स, जब वेंडर्स कोई टूल्स प्रोवाइड करते हैं तो उन टूल्स के साथ साथ वो स्किल्स की ट्रेनिंग भी देंगे। ठीक है। यूज पायलट प्रोजेक्ट्स एज सीड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, रिक्वायरमेंट स्किल्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी मार्केट से पार्ट टाइम लोगों को जो आपके लिए काम करे और जो स्किल्स की सब काउंट क्रिएटिंग करें। डेवलप बंद करो, बस थोड़ा सा रह गया। डेवलप रिवार्ड सिस्टम दैट इनकरेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप एक रिवार्ड सिस्टम बना सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट कर सके। यूज आउटसाइड सिस्टम इंटीग्रेटर्स एंड इंडिविजुअल कंसल्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप आउटसाइड से लोग ले जो आपके लिए काम करें। वो कह रहा है एड एडिशनल मोटिवेशन फॉर डाटा वेयर हाउसेस टीम मेंबर्स, a new class of job title is created. Companies are being used to date जो मोटिवेशनल एडिशनल मोटिफिकेशन होती है ना डाटा वेयर हाउस के अंदर, उसके अंदर टीम मेंबर्स बनाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने उसको ना एक जॉब का टाइटल दिया हुआ है, जैसे डाटा वेयर हाउस टीवो, डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, डाटा क्वालिटी इंजीनियर, डाटा वेयर हाउस ऑडिटर। ठीक है। अब ये हमारे पास डाटा वेयर हाउस का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसके अंदर सबसे पहले आप डिजाइन करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, फिर ऑपरेट करते हैं, फिर एनहांस करते हैं, एनहांस के बाद आप फिर डिजाइन करते हैं। डिजाइन क्या होता है? इसके अंदर रोबोट स्टार स्कीमा बेस्ड डायमेंशनल डाटा मॉडल जो है वो यूज करता है, जिसके अंदर आपके डाटा की जिसके अंदर बहुत अवेलेबल डाटा और यूजर रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर आपके पास डाटा भी होता है और यूजर की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके अंदर की एक्टिविटीज क्या है? क्या आप इसके अंदर एंड यूजर के इंटरव्यू साइकिल करते हैं, सोर्स सिस्टमिंग करते हैं, कैटालॉगिंग करते हैं, डेफिनेशन की परफॉर्मेंस ऑफ इंडिकेटर्स होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, हम प्रोटोटाइप। इसके अंदर क्या होता है? अ वर्किंग मॉडल ऑफ द डाटा वेयर हाउस। इस जो वर्किंग मॉडल होता है डाटा वेयर हाउस को डाटा मार्ट डिजाइन का, वो देखते हैं कि वो सूटेबल है एक्चुअल यूज के लिए कि नहीं। अगर वो है तो इट डिप्लॉय फॉर सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ एंड ऑफ यूजर, तो उसके लिए फिर हम जो है कुछ लोगों को चूज कर लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग पर्पस शिफ्ट्स एज अ डिजाइन टीम इन्वॉल्व प्रोटोटाइप डिजाइन एंड सभी। फिर आता है हमारा डिप्लॉय। दिस स्टेप्स इंक्लूड ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसके अंदर जो है जो हमारी ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम की डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज है ना, हम उसको यूज करते हैं, जैसे कि हम फॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना, ऑथेंटिक प्रोटोटाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट को डेवलपमेंट करते हैं और हम ट्रेनिंग करते हैं। अब जो डिप्लॉयमेंट होती है ना, इसके अंदर दो सेपरेट भी डिप्लॉयमेंट्स होती है, दो सेपरेट डिप्लॉयमेंट्स होती है। एक हमारा होता है प्रोटोटाइप डिप्लॉयमेंट, ठीक है, जो हमारी प्रोडक्शन में होती है और टेस्ट एनवायरनमेंट में होती है, एमसीक्यूज भी आ जाता है। दूसरा हमारा होता है स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस। इसके अंदर परफॉर्मेंस टेस्ट प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट इन एन एक्चुअल प्रोडक्शन, जो है इसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन में करते हैं।
वो जो हमारी पिछली थी इसको हम टेस्ट एनवायरनमेंट में करते हैं, लेकिन इसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन में करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन। दिस फेज इंक्लूड्स डाटा वेयर हाउस डेली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज। इसके अंदर हम डाटा वेयर हाउस या अपने मार्ट की मेंटेनेंस करते हैं डेली को, और जो हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज है उसको करते हैं। ये ऑपरेशन होता है परफॉर्म करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये डाटा डिलीवरी सर्विसेज को और एसएस टूल्स को। ठीक है, फिर आता है हमारा इन्हेंसमेंट। ये जो हमारा स्टेप है ना, फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप्स, वो है हमारा इन्हेंसमेंट। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ द फिजिकल टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। इस स्टेप्स में हम अपने जो हमारी फिजिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ऑपरेशन करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। और जो है हमारा लॉजिकल स्कीमा डायग्राम्स बनती है इसके अंदर बिजनेस रिक्वायरमेंट के अंदर। ये था हमारा आज का लेक्चर।